वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में करने जा रहे हैं बुनावट। तो यहाँ से आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोग 2 से 3 क्लासें कर चुके हैं। तो वस्त्र एवं परिधान के डिज़ाइन, अगर इस चैप्टर के आप लोगों ने क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लासें मिल जाएंगी, जिससे आप लोगों को जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे बुनावट। तो बुनावट क्या होती है, इसे टेक्सचर भी बोला जाता है। तो आइए समझते हैं कि बुनावट होती क्या है। बुनावट टेक्सचर, दिखने और छूने की संवेदी अनुभूति है। बुनावट क्या है, एक प्रकार का टेक्सचर है जो दिखने और छूने की अनुभूति हमें देता है। बुनावट का पता कैसे चलता है, किसी भी वस्त्र, वस्तु या जो भी चीज़ है उसकी जो बुनावट है उसको कैसे पहचाना जा सकता है, तो देखने से और छूने से। क्या होता है, हमें एक प्रकार की संवेदी अनुभूति होती है, जिससे पता चलता है कि वस्त्र की स्पर्श तथा गुणवत्ता किस प्रकार की है। क्या बताता है, जिससे ये पता चलता है कि जो इस वस्त्र की स्पर्शता है और उसकी जो गुणवत्ता है वो किस प्रकार की है। प्रत्येक वस्तु की एक विशिष्ट बुनावट होती है। हर वस्तु की अपनी क्या होती, एक अलग विशिष्ट बुनावट होती है, चाहे वह वस्त्र हो या अन्य वस्तु, चाहे फिर वो वस्त्र हो या किसी प्रकार की वस्तु हो या कुछ भी हो। हर वस्तु और वस्त्र का अपना अलग ही टेक्सचर होता है, और वो उसकी जो वो कैसे पता चलता है, उसको देखने से और छूने से क्या होता है, एक प्रकार की संवेदी अनुभूति होती है हमें, जिससे पता चलता है कि उस वस्तु या वस्त्र का जो बुनावट है या जो टेक्सचर है वो किस प्रकार का है। बुनावट या टेक्सचर को इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी वस्त्र या वस्तु की जो ऊपरी सतह है, क्या है, जो ऊपरी सतह है उस वो क्या है, किसी भी वस्त्र का टेक्सचर है, जो उसे छूने से हमें पता चलता है कि वो वस्तु या वस्त्र कैसा है, कड़ा है या फिर मुलायम है या फिर किस प्रकार का रूखा है। तो ये कैसे पता चलता है, उसको छूने से। तो बुनावट क्या है, एक प्रकार की संवेदी अनुभूति है जो किसी भी वस्तु या वस्त्र को देखने और उसको छूने से पता चलती है। बुनावट को निम्न तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, कपड़ा कैसा दिखाई देता है। पहले कैसे पता चलेगा कि पहला कौन सा है बुनावट का प्रकार, पहला है कि कपड़ा कैसा दिखाई देता है, मतलब कपड़ा किस प्रकार का है, चमकीला है, मंद है, अपारदर्शी है, पारदर्शक है, पारभासी, घना या चिकना है। अगर चमकीला होगा तो उसका जो टेक्सचर होगा वो कैसा होगा, स्मूथ होगा। अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी वाला होगा तो भी उसका टेक्सचर दूसरी प्रकार से होगा। अगर अपारदर्शी मतलब इनट्रांसपेरेंसी वाला होगा तो उसका टेक्सचर दूसरी प्रकार का होगा, उसका जो टेक्सचर है वो कैसा होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा। और पारदर्शक होगा तो उसका जो टेक्सचर है वो भी, जो बुनावट है वो दूसरी प्रकार की होगी। साथ ही घना अगर है तो उसकी जो सतह है वो कैसी होगी, साथ ही ठोस होगी और थोड़ी सी कड़ी लगेगी छूने पे। अगर चिकना है तो वो कैसा होगा, उसकी जो सतह है वो बिल्कुल ही स्मूथ होगी। तो कपड़ा कैसा दिखाई देता है ये भी निर्भर करता है उसकी बुनावट पर, ये भी निर्भर करता है कि उसका टेक्सचर कैसा होगा। कपड़े की दिखाई देने से उसका जो टेक्सचर है वो भी निर्धारित होता है। अगला है, कपड़े की प्रकृति कैसी, मतलब जो कपड़ा है वो किस प्रकृति का है। ढीला लटका हुआ है, कड़ा है, बाहर को निकला हुआ, चिपकने वाला है, लहराता हुआ। जो कपड़ा है उसकी प्रकृति कैसी है, या फिर वो कड़ा है या वो किस प्रकार का है, जो कपड़ा है बहुत ही कड़ा है, मुलायम नहीं है, या फिर ढीला हुआ है, या फिर किस प्रकार का, चिपकने वाला है कि जो शरीर से चिपक जाता उस प्रकार का हो, या लहराता हुआ है, थोड़ा सा मूवेबल टाइप का होता है, जो फ्लोइंग होता है उस प्रकार का कपड़ा है। तो कपड़े की जो प्रकृति है वो भी उसके टेक्सचर को निर्धारित करने का कार्य करती है। अगला है, कपड़ा छूने पर कैसा लगता है, मतलब कपड़ा छूने पर कैसा है, नरम है, कड़क है, रूखा है, समतल है, ऊबड़ खाबड़ है और साथ ही खुरदरा है, दानेदार है, किस प्रकार का है। तो ये कैसे पता चलेगा, किसी भी कपड़े को छूने पर पता चलेगा कि उसकी जो सतह है ऊपरी वो किस प्रकार की है, साथ ही कपड़ा किस प्रकार का है। अगर उसको छुएंगे किसी भी वस्त्र को तो उसके सरफेस को छूने से ही पता चल जाता है कि एक बार अगर हम देखेंगे और साथ ही हाथ से जो संवेदना की अनुभूति लेंगे छू करके, तो क्या होगा, पता चल जाता है कि कपड़ा नरम है, कड़ा है, उबड़ खाबड़ है, खुरदुरा है या दानेदार है। तो इससे पता चलता है कि कपड़े की बुनावट या टेक्सचर किस प्रकार का है। अगला है, कपड़े की बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक। तो जो कपड़ा है उसकी बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनको भी समझते हैं। कपड़े की बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा है, रेशा। रेशा क्या करेगा, जो कपड़ा है उसकी बुनावट का निर्धारण करता है। रेशे के प्रकार, प्राकृतिक या मानव निर्मित, उसकी लंबाई, उत्कृष्ट और उसके पृष्ठीय जो गुण होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़े की जो बुनावट है उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। रेशा अगर कैसा है, रेशा अगर लंबा है, साथ ही प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, लंबा है या उत्कृष्ट है, छोटा है, साथ ही उसका जो पृष्ठीय गुण है वो किस प्रकार का, ये सब जो है वो कपड़े की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का रेशा होता है वस्त्र भी उसी प्रकार का जो है बनकर तैयार होता है। अगर
जो रेशा है वो बहुत ही लंबा है, साथ ही चिकना है और मजबूत है। तो उससे जो बनने वाला बुनाई के द्वारा जो वस्त्र होगा वो भी कैसा होगा, वो भी बिल्कुल स्मूथ होगा, साथ ही उसमें कहीं पर भी गांठें नहीं होंगी और छूने पर एकदम उसकी जो सतह है वो कैसी होगी, एकदम स्मूथ होगी। और सतह एकदम कैसी होगी, अगर छुएंगे तो वो एक तरफ बहती हुई चली जाएगी। तो रेशे पर भी कपड़े और साथ उसके टेक्सचर पर जो रेशा है वो प्रभाव करने का कार्य करता है। अगला है वस्त्र निर्माण तकनीक। वस्त्र निर्माण तकनीक भी बुनावट को प्रभावित करती है। कैसे करती है? बुनाई नमदा बनाना, गूंथना, लेस या जाली बनाना। मतलब वस्त्र निर्माण की तकनीक, कौन सी तकनीक का प्रयोग करके जो है वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है? बुनावट करके किया जा रहा है, निटिंग करके किया जा रहा है वस्त्र का निर्माण, या वीविंग करके किया जा रहा है, या फेल्टिंग। नमदा बनाना मतलब रेशों को आपस में नमी, ताप और दाब के द्वारा क्या है, आपस में चिपका करके क्या किया जाता है, जो नमदा है वो बनाया जाता है। गूंथ करके बनाया जा रहा है, आपस में क्या करके गूंथ करके बनाया जा रहा है रेशों को, या फिर लेस या जाली के द्वारा जो वस्त्र है उसका निर्माण किया जा रहा है। तो वस्त्र निर्माण की जो तकनीक है वो भी क्या करती है, उसके टेक्सचर को प्रभावित करने का कार्य करती है। अगला है वस्त्र सज्जा। मतलब वस्त्र सज्जा जब वस्त्र पर की जाती है तो भी वो वस्त्र का जो टेक्सचर है उसको प्रभावित करती है। कैसे? वस्त्र पे किस प्रकार की सज्जा की गई, अगर कड़ा करना है, मांड लगाना है, इस्त्री करना है, कैलेंडरिंग करना है, टेंटरिंग, नैपिंग, परिष्करण करना, ये सब क्या है, वस्त्र पर की जाने वाली परिसज्जाएं। अगर मांड लगाया जाता है तो वस्त्र कैसा हो जाता है, कड़ा हो जाता है। अगर कड़ा करना, साइजिंग की जाएगी तो क्या हो जाएगा, तब भी वस्त्र में कड़ापन आ जाता है। इस्त्री की जाती है तो वस्त्र कैसा हो जाता है, वस्त्र जो है उसमें जितनी भी सिलवटें हो जाती हैं वो दूर हो जाती हैं और वस्त्र कैसा हो जाता है, थोड़ा सा चिकना हो जाता है। कैलेंडरिंग भी क्या है, व्यापारिक स्तर पर कपड़े को प्रेस करने की प्रक्रिया है। और टेंटरिंग क्या है, आड़े तिरछे जो कपड़ा निकलता है, करघे पर से उतरता है, उसको सीधा करने की प्रक्रिया है। नैपिंग का मतलब होता है किसी भी वस्त्र की सतह पर छोटे छोटे जो पाइल होते हैं, रोए होते हैं, उनको जो उठाया जाता है उसको कहते हैं नैपिंग कहते हैं। तो ये सारी परिसज्जाएं भी वस्त्र की जो ऊपरी सतह है उसका जो टेक्सचर है उसको प्रभावित करने का कार्य करेंगी। अगर कैलेंडरिंग की जा रही है तो इसका मतलब वस्त्र की सतह को चिकना और चमकदार बनाया जा रहा है। मांड लगाया जा रहा है, इसका मतलब जो वस्त्र है उसकी सतह को क्या किया जा रहा है, कड़ा किया जा रहा है। अगर छुएंगे तो वो हमें थोड़ा सा खुरदुरा और रूखा टाइप का जो संवेदना है वो उससे प्राप्त होगी। पृष्ठीय सजावट क्या है, तो गुच्छे से सजाना, मखमली मुद्रण और कशीदा सिलाई डिज़ाइन के प्रभाव। पृष्ठीय सजावट का मतलब होता है वस्त्र की ऊपरी सतह पर बनने के बाद जो सजावट की जाती है वो होती है पृष्ठीय सजावट। और उस सजावट में कुछ भी कर सकते हैं, गुच्छे से सजा सकते हैं, कसीदाकारी की डिज़ाइन से क्या कर सकते हैं, उस पर सिलाई कर सकते हैं। तो जो पृष्ठ की सजावट होती है वो कई प्रकार से की जा सकती है। साथ ही उस पर किसी प्रकार की आप मुद्रण मतलब किसी प्रकार की प्रिंटिंग करके वस्त्र को सजा सकते हो, उसे एक अच्छा जो लुक है वो प्रदान कर सकते हो। अब इसके बाद समझते हैं रेखा क्या होती है। रेखा को उस चिन्ह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो बिंदुओं को जोड़ती है। तो रेखा क्या होती है, रेखा वो है जो दो बिंदुओं को जोड़ने का कार्य करती है, उसमें एक आरंभ और एक अंत होता है। तो रेखा क्या होती है, रेखा वो होती है जो दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और इसमें क्या होता है, एक आरंभ बिंदु होता है और एक अंत बिंदु होता है। किसी डिज़ाइन के तत्व के रूप में यह वस्तुओं की आकृति प्रदर्शित करती है। अगर रेखा का प्रयोग किसी डिज़ाइन में कर दिया जाएगा तो ये वस्त्र की क्या करती है, आकृति को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, साथ ही गति प्रदान करती है और दिशा पर निर्धारित करती है। रेखा और आकार मिलकर प्रत्येक डिज़ाइन के प्रतिरूप का सृजन करते हैं। और रेखा और आकार मिलकर क्या बनाते हैं, प्रतिरूप बनाते हैं, पैटर्न बनाने का कार्य करते हैं। अगर रेखाओं को मिला दिया जाता है तो आकार बन जाता है, अगर आकारों को मिला दिया जाता है तो एक प्रकार का पैटर्न का निर्माण हो जाता है। मूल रूप से जो रेखा होती है वो कितने प्रकार की होती है, मूल रूप से जो रेखाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। मूल रूप से जो रेखा होती है, यहाँ पर रेखा लिखा हुआ है, रेखा दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, सरल रेखा, और दूसरी कौन सी होती है, वक्र रेखा। तो रेखाएं कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती, सरल रेखा और वक्र रेखा। कौन कौन सी, सरल रेखा होती है और वक्र रेखा होती है। सरल रेखा कौन सी होती है, सरल रेखा एकदम अखंडित होती है, मतलब सरल रेखा ऐसी होती है जो बिल्कुल सीधी होती है और बीच में से कहीं भी जो है टूटी हुई
या उनमें किसी प्रकार की दूरी या जो गैप होता है वो नहीं होता, अखंडित होती हैं। एक भी प्रकार का उनमें जो क्रैक है या खंड है या दूरी गैप कुछ भी नहीं होता है, जो अपनी दिशा के अनुसार विभिन्न प्रभाव का सृजन करती है और अपनी एक ही दिशा में क्या करती है, गतिमान होती है या मनोवृत्ति का प्रदर्शन भी करती है। सरल रेखा 3 प्रकार की होती है और जो सरल रेखा होती है वो क्या करती है, मनोवृत्ति का प्रदर्शन करती है। जो सरल रेखा होती है वो कैसी होती है, एकदम अखंडित होती है, किसी प्रकार की उसमें जो दूरी है या किसी प्रकार का जो खंडित भाग है वो उसमें नहीं होता, एक छोर से शुरू होकर के एक ही दिशा की ओर बहती चली जाती है। तो ये कौन सी होती हैं, सरल रेखाएं होती हैं। और सरल रेखा कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती है। कितने होती हैं, 3 प्रकार की होती है। पहले कौन सी, ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा है। तो पहली रेखा कौन सी, ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा। ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं, जो एकदम सीधी होती हैं। ये रेखाएं कौन सी होती हैं, ये लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जो एकदम सीधी होती हैं। यह रेखाएं जमीन के साथ लंब होते हैं। ये रेखाएं नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर जाती हैं, जिससे दृष्टि नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर गतिशील होती है। अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारी दृष्टि यहाँ तक आएगी, अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर जाएगी। तो इन रेखा में क्या होता है, जो दृष्टि होती है वो ऊपर से नीचे और नीचे की ओर गतिशील होती है और लंबाई का एहसास होता है। अगर किसी जो छोटे कद वाला व्यक्ति, अगर उसको लंबी रेखा वाले वस्त्रों को पहना दिया जाता है उसको, तो उसकी जो लंबाई होती है थोड़ा सा बढ़ा, मतलब उसकी जो हाइट होती है वो हमें थोड़ा सा लंबा होने का एहसास दिलाती है। तो छोटे कद वाले व्यक्ति के परिधान में अगर लंबी और सीधी रेखाओं का प्रयोग कर दिया जाता है तो उनके अधिक लंबे होने का आभास होता है, मतलब वो लंबे हो नहीं जाते, लेकिन जो सीधी रेखाएं होती हैं वो लंबे होने का आभास दिलाने का कार्य करती हैं। दूसरा है क्षैतिज रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाएं कौन सी होती है, इस प्रकार की रेखाएं। ये रेखा कौन सी है, क्षैतिज रेखा। तो यह रेखा जमीन के समानांतर होती है। ये किस प्रकार से है, जमीन के समानांतर चल रही है, जिससे दृष्टि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं गतिशील होती है। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर जाएगी और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक हमारी दृष्टि आती है और चौड़ाई का आभास होता है। अगर पतले व्यक्ति के परिधान में इन रेखाओं के प्रयोग से वह थोड़ा मोटा दिखाई देता है। अगर कोई भी दुबला पतला व्यक्ति है, इस प्रकार का दुबला पतला जो व्यक्ति है वो है, उसको अगर इस प्रकार की रेखा वाला वस्त्र पहना दिया जाता है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा मोटा दिखाई देता है, मतलब ये रेखाएं थोड़ा सा मोटा होने का आभास दिलाने का कार्य करती हैं। तो जो लंबी रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, व्यक्ति को लंबा दिखाती हैं और साथ ही जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो दुबले पतले व्यक्ति को अगर उस प्रकार के क्षैतिज रेखा वाले वस्त्र पहनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसे मोटा दिखाने का कार्य करती हैं या आभास देती हैं। तीसरा है तिरछी या विकर्णी रेखा है। कौन सी होती है, तिरछी या विकर्ण रेखा। तिरछी रेखाओं की लंबाई चौड़ाई को घटाने बढ़ाने की क्षमता के ढालू होने के कारण कोण पर निर्भर करती है। जो तिरछी रेखाएं होती हैं वो कैसी होती, इस प्रकार की होती हैं और ये लंबाई को घटाने बढ़ाने का कार्य भी करती हैं। लंबाई की ओर बनाने की स्थिति में यह रेखाएं लंबाई और बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं और आड़ी होने की स्थिति में ये रेखाएं चौड़ाई को आभास देती हैं। मतलब अगर जो तिरछी रेखाएं होती हैं अगर उनको लंबाई में इस प्रकार से लगा दिया जाता है तो वो लंबे होने का एहसास देती हैं। साथ ही अगर उनको तिरछा इस प्रकार से लगा दिया जाएगा तो वो कैसा देती हैं, तो वो चौड़ा होने का आभास देती हैं। तो विकर्णी रेखाएं किस प्रकार से बनाई जाएंगी, किस प्रकार से वस्त्र में लगाई जाएंगी, किस प्रकार से डिज़ाइन की जाएंगी, ये वस्त्र पर निर्भर करता है और साथ ही वो किस प्रकार के व्यक्ति को पहनाई जाती हैं उस पर भी निर्भर करता है। अगर ये लंबाई में लगाई जाती हैं तो ये वस्त्र व्यक्ति को लंबा दिखाती है, अगर ये चौड़ाई में लगाई जाती हैं तो ये वस्त्र जो व्यक्ति है उसे कैसा दिखाती है, उसे थोड़ा सा मोटा होने का आभास दिलाने का कार्य करती हैं। तो अगला है वक्र रेखा। अभी सरल रेखा हम लोगों ने जाना, अब समझते हैं वक्र रेखा। तो वक्र रेखा क्या होती है, वक्र रेखा किसी भी कोटि की गोलाई वाली रेखा होती है। जो वक्र रेखा होती है वो क्या होती है, किसी भी कोटि की गोलाई वाली रेखा होती है। गोलाई की कोटि वक्र का निर्धारण करती है और जो गोलाई की कोटि होती है वो क्या करती है, वक्र का निर्धारण करती है। अल्प कोटि की गोलाई सीमित वक्र और अधिक कोटि की गोलाई एक वृत्तीय वक्र का निर्माण करती है। मतलब अगर गोलाई कम है तो क्या होगा, सीमित वक्र बनेगा, अगर गोलाई अधिक है तो क्या होगा, वृत्तीय वक्र बनता है। बड़े गोल वक्र होने से लंबाई अधिक होने का भ्रम होता है और जो वक्र है वो जितना ही अधिक लंबा होगा उससे क्या, जितना भी अधिक गोल होगा उतना ही अधिक लंबाई होने का जो आभास दिलाने का कार्य करेगा।
आकृतियाँ या आकार क्या होता है? आकृति या आकार विभिन्न प्रकार की रेखाओं को जोड़कर बनाए जाते हैं। आकृतियाँ क्या होती हैं? जब विभिन्न प्रकार की रेखाओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? एक प्रकार का आकार बन जाता है। यह द्विमीय हो सकती हैं। जो आकृतियाँ होती हैं वो द्विमीय हो सकती है। जैसे कि इतनी सारी रेखाओं को आपस में जोड़ दिया जा रहा है तो क्या बन गया है? ये एक आकार बन गया। कौन सा बन गया है? वर्ग बन गया है। तो आकृतियाँ क्या है? जब विभिन्न प्रकार की रेखाओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो आकार बन जाता है। और ये कैसा हो सकता है? ये द्विमीय हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? द्विमीय हो सकता है। और जैसे वस्त्र कागज पर कोई चित्रकार या मुद्रण, ये त्रिमीय में भी हो सकते हैं, जिन्हें हम 3 या अधिक ओर से देख सकते हैं। त्रिमीय वो होते हैं जिन्हें 3 ओर से देखा जा सकता है, और द्विमीय वो होते हैं जिन्हें केवल 2 ओर से देखा जा सकता है। द्विमीय वो होते हैं जिनमें केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। त्रिमीय वो होते हैं जिनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, साथ में ऊंचाई भी होती है। तो त्रिमीय में जो 3 डायमेंशनल होते हैं उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जो 2 डायमेंशनल होते हैं उसमें क्या होता है? जो 2 डायमेंशन वाले होते हैं उनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। त्रिमीय वाले को तीनों तरफ से देखा जा सकता है, द्विमीय वाले को केवल 2 तरफ से ही देख सकते हैं। जैसे कोन, स्फीयर आदि। मानव शरीर परिधान प्रेमी है। अगला है आकृतियों के मूलभूत समूह। तो आकृतियों के मूलभूत समूह कौन कौन से हैं? आकृतियों के मूलभूत समूह 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। पहला है प्राकृतिक आकृतियाँ। कौन सी हैं? प्राकृतिक आकृतियाँ या प्रकृति या मानव निर्मित वस्तुओं की सामान्य आकृतियों जैसी होती। प्राकृतिक आकृतियाँ का मतलब होता है जो प्रकृति में चीज़ें विद्यमान है, प्रकृति ने प्रदान की हैं, उनके समान जो आकृतियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? या उनके समान जो जिन भी वस्तुओं का निर्माण उनकी आकृतियों के समान कर दिया जाता है वो प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं। और ये प्रकृति में विद्यमान पहले से जो वस्तुएं उनके जैसी दिखती हैं तो वो प्राकृतिक आकृतियाँ होती है। फैशनेबल शैली की आकृतियाँ, ये किस प्रकार की होती हैं? यह सरलीकृत या संशोधित प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं। जो फैशनेबल शैली की आकृतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? वो संशोधित होती हैं। किसका संशोधन होता है? तो जो प्राकृतिक आकृतियाँ हैं उनका संशोधित रूप जो होता है वो फैशनेबल शैली की आकृतियाँ होती हैं। इनका कुछ भाग विकृत या बढ़ा चढ़ाकर बनाया जाता है, और उनको फैशनेबल बनाने के लिए जो प्राकृतिक आकृतियाँ उन्हीं आकृतियों को कुछ बढ़ा चढ़ा करके उनको बना दिया जाता है, और वो किस में चली जाती हैं? वो जो फैशनेबल शैली है उस आकृति में चली जाती हैं। ज्यामितीय आकृतियाँ, यह गणितीय रूप से बनाई जाती है। जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं वो गणितीय रूप से बनाई जाती हैं। जैसे कि त्रिभुज हो गया, और ये वर्ग हो गया, और आपका ये आयत हो गया। ये सब क्या है? ये सब ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। कौन सी हैं? ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। इन्हें पैमाना, कंपास या अन्य मापा के उपकरणों का उपयोग करके बनाया जाता है। और जैसे कि त्रिभुज बना रहे हैं, आयत जो वर्ग बना रहे हैं या फिर आयत बना रहे हैं, इन सबको कैसे बनाया जाता है? तो पैमाना, मापक या उपकरणों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो ज्यामितीय आकृतियाँ कौन सी होती हैं? गणितीय होती हैं और गणितीय रूप से बनाई जाती है, और इनके लिए जो पैमाना, मापक होता है उनका प्रयोग करके इनका निर्माण किया जाता है। अमूर्त आकृतियाँ कौन सी होती हैं? अमूर्त आकृतियाँ कौन सी होती हैं? यह मुक्त रूप होती हैं। जो अमूर्त होती हैं वो मुक्त रूप होती है। मूर्त का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जिनको हम ना ही तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। जैसे कि हमारे विचार, हमारी कल्पना, ये क्या है? और इसे ना हम लोग देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। लेकिन जैसे कि बस हो गई, ट्रक हो गया, साइकिल हो गई, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, घर हो गया, ये क्या है? ये सारी मूर्त चीज़ें, इनको देखा छुआ जा सकता है। तो मूर्त में समझ में आ गया क्या होता है? ये मुक्त रूप होती है। मतलब इनका कोई रूप नहीं होता है, किसी विशिष्ट वस्तु जैसी दिखाई नहीं देती, बल्कि अपने वैयक्तिक संबंधों के कारण या विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न वस्तुएं हो सकती हैं। मतलब जो अमूर्त चीज़ें होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वैयक्तिक संबंधों के कारण या विभिन्न लोगों के अंदर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सबकी कल्पना अलग अलग होती है, सब अपने विचार सबके अलग अलग होते हैं, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। तो उसी के अनुसार क्या होते हैं? वो अपनी जो अमूर्त आकृतियां हैं उनका निर्माण करते हैं। तो विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न वस्तुएं हो सकती हैं। वस्त्र में आकृति और रूप का संबंध सामग्री के प्रभाव या सजावट, अलंकृत तथा कलाकृतियों के आकार पर और उनके स्थापना या प्रति अर्थात अंतिम पैटर्न बनने से होता है। परिधान में यह रूपरेखा काटना और अंतिम विवरण को प्रदर्शित करता है। पैटर्न
एक या एक से अधिक प्रकार की आकृतियों के समूह को क्रमबद्ध शैली में सम्मिलित करने पर जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे पैटर्न कहते हैं। पैटर्न क्या होता है? जब बहुत सारी आकृतियों को एक साथ मिला दिया जाता है तो मिलाने से क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। और जब बहुत सारी रेखाओं को मिलाया जाता है तो आकार बनता है, और उन्हीं आकृतियों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। इन आकृतियों का समूहन भी प्राकृतिक, रूढ़ि शैली का ज्यामिति अथवा अमूर्त हो सकता है। और इन आकृतियों का जो समूहन है वो किस प्रकार का हो सकता है? प्राकृतिक भी हो सकता है, और जो रूढ़ि शैली का भी हो सकता है, अथवा ज्यामिति भी हो सकता है। तो अमूर्त जो शैली है, अमूर्त जो आकृतियाँ हैं वो प्राकृतिक भी हो सकती हैं, रूढ़ि भी हो सकती है, और ज्यामिति हो सकती है। साथ ही पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी, इस क्लास को जब स्टार्ट किया गया था तो हम लोगों ने शब्दावली पढ़ी थी, उसमें 1-2 लाइन में हम लोगों ने ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जान ली थी। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है टर्मिनोलॉजी वाली, तो प्लीज़ चाहिए आप लोगों को देख लीजिए, जिससे आप लोगों को ये सारे जो टर्म है वो क्लियर हो जाएंगे। और चैप्टर में ये चीज़ें जो है बार बार आती हैं, जिससे आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आगे बहुत सारी थ्योरी है उसको कवर कराया जाएगा आप लोगों को, चैप्टर पूरा आप लोगों को करवाया जाएगा। उसके बाद हम लोग जो MCQ क्वेश्चन है वो करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैप्टर को अगली वाली क्लास में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।